नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक ट्वीट किया और इसके ऊपर सियासी घमासान मच गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी से मांग की है कि बेटियों का अपमान करने पर जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जीतू पटवारी ने बेटियों का अपमान किया है और क्या बेटियां पैदा होना गुनाह है, उन्होंने इस सवाल किया। जीतू पटवारी कांग्रेस की विकृत मानसिकता का नतीजा है। जीतू पटवारी ने मोदी सरकार के फैसलों को लेकर ट्वीट किया था और इस ट्वीट में लिखा था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी, इसको बेटियां उन्होंने बताया इन चीजों को। और उन्होंने कहा कि अभी तक लेकिन विकास पैदा नहीं हुआ और इसी ट्वीट पर अब सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने इसे लपक लिया, इस ट्वीट को, और इसे मुद्दा बना दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह अपमान है, कार्रवाई होनी चाहिए। जीतू पटवारी के खिलाफ सोनिया गांधी से मांग की है कि बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती की बलिदान को याद कर रहा है, तब ये ट्वीट करना है कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गई। क्या पुत्रियां पैदा होना अपराध है? क्या देश की आधी आबादी को अपमानित करने का हक सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? क्या बेटियों के ऐसे अपमान होता रहेगा? मैडम सोनिया गांधी, आपको जवाब देना होगा। क्या यही कांग्रेस की विकृत मानसिकता है जिसने नैना साहनी को टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलवाया? क्या यही कांग्रेस की विकृत मानसिकता है जिसने सरला मिश्रा को जिंदा जलवा के तड़पा तड़पा कर मारा? क्या यह वही कांग्रेस की घटिया मानसिकता है जिसने प्रीति श्रीवास्तव जैसी बेटी को गाड़ी से बांध के घसीटवाया और जान ले ली? कब तक कांग्रेस बेटियों को अपमानित करती रहेगी? और ये नेता वही है जो मैडम सोनिया गांधी आपके बेटे को मोटरसाइकिल पर घुमाता है। ये वही नेता जो कहता है पार्टी तेल लेने जाए तो जाए। अब आपकी पार्टी तेल लेने जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटियों को अपमानित करने का हक किसने दिया उसे? इस कृत्य के लिए या तो इस नेता को पार्टी से निकाल बाहर करो, और नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगो। ये बेटियों का अपमान किया गया है। और अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, जीतू पटवारी का निशाना कहीं और था, लेकिन जो लिखा उस पर अब बीजेपी आग बबूला हो गई। मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, देखिए, जीतू पटवारी ने निशाना बीजेपी पर साधा था और ये कहा था कि विकास के इंतजार में 5 पुत्री हो गई और अब विकास अभी तक नहीं आया। एक तरीके से निशाना जीतू पटवारी का बीजेपी पर ही था, लेकिन अब बीजेपी ने इस मुद्दे को जिस तरीके से घुमाया है उसमें सीधे तौर पर जीतू पटवारी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस बात को लेकर मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है जीतू पटवारी ने न सिर्फ महिलाओं का अपमान किया है बल्कि उनको पार्टी से भी निकालना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना लिया है और इस पूरे मामले को महिलाओं का सीधे तौर पर अपमान बताया जा रहा है। महिलाओं का सीधे तौर पर अपमान बताया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से क्या अभी तक प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आई है क्या, या जीतू पटवारी की तरफ से खुद सफाई दी गई है क्या? बिल्कुल, देखिए, जीतू पटवारी का ही ट्वीट आया है इस पूरे मामले पर और उनका कहना है कि उन्होंने जो ट्वीट किया था उसका भाषा अलग थी और उसको गलत तरीके से प्रदर्शित किया है और वो अभी भी इस बात को लेकर बार बार बात कर रहे हैं कि वो
विकास की बात कर रहे हैं, विकास अभी तक नहीं आया है और इसी बात का वो हवाला देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो अब बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार बन गई है और बीजेपी इसको साफ तौर पर बालिकाओं का अपमान बता रही है और कांग्रेस की बालिकाओं के खिलाफ मानसिकता को भी अब जो है बीजेपी ने केस कराना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को एक नई दिशा बीजेपी ने दे दी है, नया मोड़ इस पूरे मामले में आ गया। निशाना बीजेपी पर था जीतू पटवारी का, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया, जो भाषा उसमें इस्तेमाल हुई है, पुत्री का उन्होंने जिक्र कर दिया और इसी मामले को मोड़ते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सीधे सोनिया गांधी से अपील कर दी है कि पटवारी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी को कांग्रेस से ऑफर है, पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है। ये दीपक जोशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने संपर्क किया था, कांग्रेस नेताओं ने साथ आने की बात भी कही थी। क्या कहा, सुनिए सर। देखिए, उनकी अपनी संभावना है, लेकिन मैं आज बीजेपी कार्यालय में खड़ा हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कल मैं हमारे सांसद जी के साथ प्रसाद मुखर्जी के कार्यक्रम में गया, अभी जो हमारे संभवतः प्रत्याशी उनके साथ में कार्यक्रम में था, तो कहीं से कहीं तक इस शक सुबह की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं कोई दूसरी जगह जाऊँगा। ये हमारा अपना घर है, घर में कभी कभार मनमुटाव थोड़ा सा हो सकता है, उसके कारण से ऐसा कहीं लगता होगा या प्रेस को लगता होगा कि मैं ये घर छोड़ सकता हूँ। जिस घर को मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से सींचा है, उसे इतना छोड़ना इतना। जितेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, नेता अक्सर बातें इशारों में करते हैं और इशारा पहुंचा दिया जाता है, क्या ये वही इशारा है अपनी ही पार्टी को? बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले दीपक जोशी ने जो बयान दिया था उसमें कहा था कि वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और वो जल्द कोई फैसला ले सकते हैं। उसके बाद आज जब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने आप को बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता बताया, हालांकि वो हैवी कार्यकर्ता क्योंकि विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। मगर कांग्रेस में जाने की जहाँ तक बात है, उन्होंने इस बात को खंडन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया है और कई बार बड़े नेताओं ने उन्हें संपर्क भी किया है, मगर वो बीजेपी में ही बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों के दो मतलब निकाले जा सकते हैं, या तो अपने नेताओं को उन्होंने एक तरह से अलर्ट कर दिया या फिर एक संकेत दे दिया है कि वो जल्द आगे भी कभी कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर कर्मठ कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है, तो फिर उनके मन में ऐसे विचार आने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन एक बात और है जितेंद्र की, पहले अभी कुछ दिन पहले ही दीपक जोशी से जब बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि सारे मनमुटाव, सारी गलतफहमियां, सारी शिकायतें सब दूर हो गई हैं और सब अब पार्टी में ठीक है। और इसके बाद ये बयान उनका सामने आना, ये थोड़ा अचरज भरा लगता है क्या? जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 बिल्कुल जी, बोलें। देखिए, जिस तरह से लगातार सियासी बयान बदलते जा रहे हैं, उसके बाद अब ये नया जो बयान आया उससे कह सकते हैं कि दीपक जोशी फिलहाल तो पार्टी में बने रहेंगे, मगर उन्होंने ये संकेत दे दिए कि कांग्रेस में उनके संबंध गहरे हैं और कांग्रेस की तरफ से उन्हें ऑफर भी मिला है। तो कह सकते हैं जब तक ये चुनाव है, उपचुनाव की सारी तैयारियां होनी है, क्योंकि अभी तो फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर लगातार पिछले 2 घंटे से बैठक चल रही है, उसमें मंथन होगा। मगर कह सकते हैं देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है, प्रभात झा बाहर निकल कर आ चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अंदर मंथन हुआ। सर, बैठक चल रही थी सर, क्या मंथन हुआ सर? अध्यक्ष जी फिर भी सर वर्चुअल रैली को लेकर भी सर अध्यक्ष जी तो बिल्कुल प्रभात जो निकले हैं बैठक से बाहर, पहले कह सकते हैं, हालांकि उनके अलावा 3 लोग और अन्य मौजूद थे। सीएम शिवराज मौजूद हैं और साथ ही अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं, सुहास भगत मौजूद हैं। हालांकि वो यहाँ से मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि
बाकी हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, चर्चा नहीं की, और उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि अध्यक्ष ही बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है अभी बैठक से सीएम शिवराज बाहर निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफ़ी 2 घंटे से बैठकें चल रही थी, हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और वो चले गए हैं उस तरफ। अब बाहर कौन निकलता है, क्योंकि सीएम शिवराज हैं, बीडी शर्मा हैं और सुहास भगत हैं। अब समय ये कह सकते हैं अंतिम दौर की बैठक है और काफ़ी मंथन अंदर किया जा रहा है। और कल जिस तरह से वर्चुअल रैली है उसको लेकर भी आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय में पूरा जो है तैयारियां यहाँ पर हो चुका है, पंडाल लग चुका है और तकरीबन 35,000 ऐसे बूथ हैं जहाँ से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और आपातकाल का जो दृश्य था उसे फिर से जीवित किया जाएगा। हालांकि शिवराज 4 का जो टर्म है उसे भी याद किया जाएगा और मोदी 2 का जो कार्यकाल है उसकी भी काफ़ी चर्चा की जाएगी। तो कह सकते हैं जो कल का पूरा घटनाक्रम उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कटआउट्स लगे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। तो वहां बैठक चल रही है, जितेंद्र इसकी भी जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर बैठक चल रही है 2 घंटे से। प्रभात झा अभी कुछ देर पहले वहां से बाहर निकले हैं। इस बीच दीपक जोशी की तरफ से ये जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से भी उनको ऑफर था। क्या ये कोई संदेश पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी को गिरफ्तार कर लिया। जीतू सोनी का बड़ा भाई है महेंद्र सोनी। ऑपरेशन माफिया में जीतू सोनी और उसके ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। दिसंबर के महीने से ये फरार चल रहा था महेंद्र सोनी भी, और पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। और पुलिस देर रात तक उसे महेंद्र सोनी को इंदौर ला सकती है। गुजरात से गिरफ्तार किए जाने की खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर रहे हैं विकास सिंह चौहान इंदौर से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा अपडेट उन्हीं से लेते हैं। विकास, क्या जानकारी है, किस मामले में ये गिरफ्तारी हुई है? गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, पुलिस गई थी क्या? जी बिल्कुल, दिसंबर के वक्त से ये फरार चल रहे थे। ऑपरेशन क्लीन माफिया के वक्त से ही ये फरार चल रहे थे। हालांकि पूर्व में जीतू सोनी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे, उसके साथ में कई ऐसे भी प्रकरण थानों में दर्ज हुए थे जिसमें इनकी संलिप्तता पाई गई थी। उसके बाद से ही ये फरार थे और पुलिस उसी समय से सरगर्मी से लगातार तलाश कर रही थी। लेकिन इनकी लास्ट जो लोकेशन थी वो गुजरात की मिली। पुलिस वहां पर पिछले 1 सप्ताह से डेरा डाले हुए थी और जैसे ही आरोपी की लोकेशन एग्जैक्ट ट्रेस हुई, पुलिस ने उन्हें वहां से पकड़ लिया। हालांकि डीआईजी इंदौर ने इस बात की पुष्टि की है। संभवतः कल दोपहर तक टीम इंदौर लेकर पहुंचेगी और उसके बाद और मामले का विस्तृत पूरा खुलासा हो सकेगा। लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार ये जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक गुजरात में ये फरारी काट रहे थे और लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के वक्त में ये कहाँ थे, इन सब की पड़ताल अब आने के बाद और विस्तृत पूछताछ में खुलासा हो सकेगा। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। पाक में फंसे 748 भारतीयों की कल से वापसी होनी है। वाघा अटारी बॉर्डर से यह वापसी होगी। 27 जून को 248 भारतीय नागरिक देश लौटेंगे। मध्य प्रदेश के 15 नागरिकों की भी इसमें वापसी होगी। छत्तीसगढ़ के भी 5 नागरिक स्वदेश लौटेंगे। ये एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान में फंसे 748 भारतीयों की कल से वापसी शुरू हो जाएगी। वाघा अटारी बॉर्डर से ये वापसी होगी। 27 जून को 248 भारतीय नागरिक देश लौटेंगे और इसमें मध्य प्रदेश के 15 नागरिक भी वापस आएंगे और छत्तीसगढ़ के 5 नागरिक भी स्वदेश लौटेंगे। फंसे हुए थे वहां पर और अब उनकी वापसी होनी है। वाघा अटारी बॉर्डर से इनकी वापसी होगी। पाकिस्तान में ये लोग फंसे हुए थे। 748 संख्या, 748 भारतीयों की कल से वापसी शुरू हो जाएगी और ये वापसी होगी वाघा और अटारी बॉर्डर से। 27 जून को 248 भारतीय नागरिक जो लौटेंगे, स्वदेश जो लौटेंगे, इनमें मध्य प्रदेश के भी नागरिक होंगे, छत्तीसगढ़ के भी नागरिक होंगे। मध्य प्रदेश के 15 नागरिक हैं और छत्तीसगढ़ के 5 लोग वापस स्वदेश आ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, कल से जो लोग फंसे हुए थे पाकिस्तान में, उनकी वापसी होनी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी लोग वापस आ जाएंगे।
शैलेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही? जी, एक बार सवाल दोबारा पूछ सकते हैं? जी, शैलेंद्र जी, कल से वापसी होनी, पाकिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनकी कल से वापसी होनी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नागरिकों की भी वापसी होगी वाघा अटारी बॉर्डर से। बिल्कुल, आपको बता दें कि कुल 748 भारतीयों की वापसी का सिलसिला कल से शुरू होगा। लॉकडाउन के चलते जो बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे, तभी से मार्च के आखिर से, समझ लीजिए मार्च के आखिर से ही ये सभी भारतीय वहां फंसे हुए थे और लगातार कोशिश की जा रही थी इनको वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है और ये सिलसिला कल से शुरू होगा। रोजाना करीब 250 जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए थे अलग अलग राज्यों से, वो लौटना शुरू करेंगे। पहला दिन यानी कल 250 जो कश्मीर के नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, वो कल लौटने वाले हैं। 27 को भी कश्मीर के और महाराष्ट्र और गुजरात के नागरिक लौटेंगे। लेकिन माफ कीजिए, 26 तारीख को, 27 जून को जो लौटेंगे उसमें मध्य प्रदेश के 15 नागरिक शामिल हैं और वहीं छत्तीसगढ़ के भी 5 नागरिक शामिल हैं। यानी पिछले 3 महीने से लगभग ये तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए थे। उनके लिए वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत कई देशों से उनकी वापसी मुमकिन हो पाई। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अपने चरम पर है और कल ही भारत ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान उच्चायोग की जो स्टाफ की संख्या है उसको घटाकर 50% किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भारतीयों की वापसी एक अच्छा कदम है और 748 भारतीयों की वापसी इसके बाद हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जिन भारतीयों की वापसी होगी उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन जो राज्य इनके लिए व्यवस्था नहीं करेगा, मान लीजिए अगर कोई राज्य इनके लिए वहां से अपने होम स्टेट ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं करता है, उन नागरिकों को अमृतसर में ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसके बाद उनको अपने अपने घर भेज दिया जाएगा। शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका इस जानकारी के लिए। लंबी बैठकों, मैराथन मंथन के बाद अब जल्द ही शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सीएम शिवराज ने कहा है कि अब दिल्ली में चर्चा होगी, इसके बाद जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि आपको अभी बता दें कि कुछ देर पहले ये चर्चा चल रही है बीजेपी दफ्तर में भी। वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी न्यूज़ 18 से बोले हैं कि मंत्रिमंडल में हर वर्ग और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा। इसके पहले वल्लभ भवन में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सुहास भगत के बीच विस्तार को लेकर चर्चा हुई और इसके बाद फिर सीएम बीजेपी दफ्तर पहुंचे और वीडी शर्मा से मुलाकात की। अब सीएम कल दिल्ली रवाना होने वाले ऐसी खबर है और इस बीच कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन ने नया मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उत्तरी लद्दाख में डेप्सांग में चीन ने फौज की तादाद में इजाफा कर दिया है। 2013 में लंबा तनाव हो चुका है। डीबीओ में तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या भी इसके बाद बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। चीन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उत्तरी लद्दाख में डेप्सांग में चीन ने फौज बढ़ा दी है, यहां पर संख्या बढ़ा दी है और डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। 2013 में भी लंबा तनाव हो चुका है और डीबीओ में तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या को भी अब बढ़ाया गया है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खबर असरदार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुंबई पुलिस के पास आ चुकी है और इसमें पुलिस को यह पता चला है कि फांसी लगाने की वजह से ही सुशांत की मौत हुई है। 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एनालिसिस किया है और डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अस्पेसिया ड्यू टू हैंगिंग इसके पीछे वजह बताई गई है। मौत का कारण विसरा रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने बताया कि ये सवाल खड़े हो रहे थे कि किसी ने सुशांत का गला दबा कर मारा है। इस पर भी जांच की गई लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया है। सुशांत के शरीर पर कोई स्ट्रगलिंग मार्क्स नहीं मिले। किसी से कोई झड़प या किसी से झूमा झटकी या ऐसी कोई घटना नहीं हुई है ये कहा जा रहा है और ना ही नाखून से कुछ मिला है। तो ये जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें यह बताया गया है कि फांसी लगने की वजह से ही
सुशांत सिंह राजपूत की मौत, फांसी लगाने की वजह से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। नमस्कार।